हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? ओके, आप सभी लोगों का स्वागत है इग्निनमार इंटरमीडिएट कॉलेज में। और जो हमारे क्लास 10th वाले जो बच्चे हैं जो पास कर गए, पास आउट हो गए, उन सबको बहुत बहुत बधाई और उनको नए क्लास में यानी कि क्लास 11th में स्वागत है। और आइए आज हम पहला लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जो क्लास 9 का भी काम करेगा और 11th में। आप 9th में नहीं पढ़े होंगे तो 11th में आप उसके बारे में पढ़ेंगे। और उस लेसन का नाम है द सेल यानी कोशिका। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमारे जितने भी लिविंग हैं उनका सबसे स्मॉल यूनिट जो होता है वो क्या है? तो सेल है। अब इस चीज़ के बारे में जिज्ञासा हुआ तो हमारे एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, कहे कि इतने सारे हमारे छोटे बड़े प्लांट्स हैं, इतने सारे हमारे छोटे बड़े एनिमल्स हैं, यानी जितने भी हमारे लिविंग्स हैं आखिर बने कैसे हैं, उनका निर्माण हुआ कैसे? जैसे हम लोग जानते हैं कि जो भी बिल्डिंग बनती है उसका सबसे छोटा यूनिट क्या है? तो एक ब्रिक, एक ईंट है ना। वैसे ही जो लिविंग बना हुआ है सबसे बड़ा से बड़ा यानी हम हाथी ले लें और सबसे छोटा हम चींटी ले लें तो आखिर उनके बॉडी का फॉर्मेशन हुआ कैसे है? तो उन्होंने प्रयास किया। कौन? रॉबर्ट हुक साहब ने 1665 में। उन्होंने क्या किया कि जैसे आप पेड़ का छाल जो देखते हो तो पेड़ का छाल का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है, जैसे हम लोग कार्क बोलते हैं। उसका उन्होंने स्लाइड बनाया और स्लाइड बनाने के बाद जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में रख के देखा तो उनको जो है ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ऐसे जो है ब्लॉक करके उनको स्ट्रक्चर दिखाई दिया। तो खाली स्थान दिखाई दिया तो कहा हो ये तो एक कंपार्टमेंट है, मतलब एक डिब्बे की तरह स्ट्रक्चर है, संरचना है। तो जो एक डिब्बे की तरह स्ट्रक्चर है तो ये जुड़ कर एक बड़ा फॉर्म बना हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये कंपार्टमेंट आपस में जुड़कर एक नए फॉर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो उन्होंने इस कंपार्टमेंट का इसका नाम क्या दिया? सेलुला। यानी उनकी भाषा में खाली स्थान को क्या बोला जाता है? सेलुला। ठीक है ना। यानी सेलुला मीन्स हॉलो स्पेस, खाली स्थान। चूंकि दुर्भाग्यपूर्ण यह रहा कि उन्होंने जो ये आपका कार्य लिया था वो नॉन लिविंग था। नॉन लिविंग का मतलब निर्जीव था, उसमें वाटर की मात्रा नहीं थी, पानी नहीं था। जहाँ पानी अगर रहता तो उसमें प्रोटोप्लाज्म बनता तो लिविंग फॉर्म में वो रहता। तो प्रोटोप्लाज्म का मतलब क्या होता है? तो प्रोटो और प्लाज्म दो नाम से बना है। प्रोटो का मतलब फर्स्ट, प्लाज्म का मतलब सब्सटेंस। यानी किसी भी लिविंग के लिए आपका सबसे पहला जो सब्सटेंस कंपल्सरी होता है वो प्रोटोप्लाज्म होता है। जहाँ प्रोटोप्लाज्म रहेगा वो लिविंग फॉर्म में बना रहेगा। अब चूंकि इन्होंने क्या किया, एक प्लेटफार्म दे दिया कि यहाँ से हम लोग जो है डिस्कवर कर सकते हैं और हम जान सकते हैं कि जितने भी हमारे लिविंग हैं वो किससे मिलकर बने हुए हैं। आज हम लोग जो है इसी के बारे में पढ़ेंगे। अब जो है इतना बता देने के बाद जो हमारे रॉबर्ट साहब जो थे ये तो बता दिया। अब हमारे दो साइंटिस्ट और थे, एमजे स्लाइडेन एंड टी स्वान, मैलियस जैकब स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान in 1838 and 39. And first scientist is a zoologist and second scientist is botanist. मतलब एक जो है जीव विज्ञान के जो है वैज्ञानिक थे, एक वनस्पति विज्ञान के वैज्ञानिक थे। इन लोगों ने क्या किया, जो प्याज का जो छिलका होता है, ऑनियन पील्स, जैसे सफ़ेद वाला प्याज खाते हैं ना तो उसको उल्टा करके तोड़ोगे तो पतला मेम्ब्रेन निकलेगा, उसका स्लाइड बनाया और स्लाइड बनाकर बहुत सारी चीज़ें हम लोग को बताया और वहाँ से जो है कहानी सेल के बारे में स्टार्ट हो गई। तो वो पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग समरी के रूप में जान जाएं कि सेल जो होते हैं ये मेनली दो पार्ट्स में बटे होते हैं। यानी टाइप्स ऑफ सेल इज नोन एज इन टू टाइप्स एंड फर्स्ट प्रोकैरियोटिक एंड सेकेंड यूकैरियोटिक। यानी कि सेल के दो मेन भाग हैं, पहला प्रोकैरियोटिक, दूसरा यू। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव का मतलब सबसे पुराना। तो हम लोग अपनी भाषा में समझे उसे क्या? अनडेवलप। तो क्या अनडेवलप? तो प्रो मतलब प्रिमिटिव या अनडेवलप यानी कि अल्प विकसित या अविकसित। अनडेवलप का मतलब अविकसित
और कैरियाटिक का मतलब न्यूक्लियस। यानी ऐसे जो है सेल जिसमें न्यूक्लियस डेवलप नहीं थे उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोकैरियोटिक। तो हम लोग इसका डिफिनेशन बना सकते हैं अपनी लैंग्वेज में कि दोज ऑर्गेनिज्म हैव नॉट डेवलप न्यूक्लियस इज नोन एज प्रोकैरियोटिक सेल। ऐसे जीव जिसमें न्यूक्लियस अविकसित थे उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक का हिंदी होता है असीम कोशिका, असीम केंद्रकीय कोशिका। तो हम लोग इंग्लिश जानेंगे बेटर रहेगा, याद हो जाएगा। बहुत टेढ़ा नाम है असीम केंद्रकीय, जब पढ़ोगे तो डायरेक्ट फेस में हम लोग पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। दूसरा पार्ट होता है यूकैरियोटिक सेल, यानी कि ये आप देख रहे हो प्रोकैरियोटिक सेल आज से 3.5 अरब साल पहले इसका निर्माण हुआ। इसमें बने कौन थे, तो इसके एग्जाम्पल थे हमारे वायरस एंड बैक्टीरिया। आप देखोगे दोनों को तो इसमें न्यूक्लियस आपको दिखाई नहीं देगा। न्यूक्लियस के भीतर के मटेरियल जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं एंड लाइक डीएनए और आरएनए वो आपको दिखाई देंगे, लेकिन जो एनवेलप होता है जो जिससे हम लोग जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं वो दिखाई नहीं देगा। अब ये जब डेवलप किया यानी आज से लगभग 1.5 अरब साल पहले, तो इसका डेवलपिंग फॉर्म इसमें कन्वर्ट हुआ और ये क्या बना, यूकैरियोटिक सेल। यू मीन्स वेल एंड कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस, यानी कि जिसमें केंद्रक विकसित हो। एंड दोज ऑर्गेनिज्म हैव डेवलप्ड न्यूक्लियस इज नोन एज यूकैरियोटिक सेल। इसे हम लोग बोलते हैं ससीम केंद्रकीय कोशिका, ससीम केंद्रकीय कोशिका। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें केंद्रक विकसित होगा वो यूकैरियोटिक और जिसमें केंद्रक विकसित नहीं होगा वो प्रोकैरियोटिक। क्लियर है। अब ये चीज़ जो है यहाँ से जो है ग्रोथ स्टार्ट हुआ, विकास स्टार्ट हुआ और आज प्रेजेंट टाइम में जो है हमारे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो प्लांट्स हैं या फिर एनिमल्स हैं, उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। ये आपका यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। तो यूकैरियोटिक सेल आपका 2 भागों में बटा, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। चलिए आइए अब थोड़ा हम लोग फिगर के माध्यम से समझ लें। तो पहला फिगर हम प्रोकैरियोटिक का बनाए हैं, फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया लिया हुआ है। आप देखोगे इसमें न्यूक्लियस के सब्सटेंस भीतर वाले तो हैं बट बाउंड्रीज नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है। आपका न्यूक्लिक एसिड एंड लाइक डीएनए है, लेकिन जैसे हम न्यूक्लियस बनाएंगे वो न्यूक्लियस इसमें पाया नहीं जाता है। तो आइए पहले हम लोग देख लें कि इसका जो सारे पार्ट्स हैं वो क्या है। तो ऊपर का लेयर इनका जो है हार्ड होता है, उसके नीचे सेल वॉल होता है। ये चीज़ जो है सेल वॉल होता है। सेल वॉल मालूम है आपको क्या होता है, पौधों में पाया जाता है। सेल वॉल उनमें भी पाया जाता है, सेल वॉल इनमें भी पाया जाता है। इसीलिए इसको जो है आज से पहले तक हम लोग जो है बॉटनी में रख के पढ़ते थे। एक इनका अलग से जो है फाइलम आता था साइजोमाइसिटीज, उसमें रख के हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते थे। बट अब इसके नीचे वाला ये मेम्ब्रेन देखोगे तो ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, जो एनिमल्स में पाए जाते हैं। अब इनके भीतर जो सारे सब्सटेंस जो हैं वो आपके एनिमल्स की तरह होते हैं, तो इसलिए अब इसको हम लोग जूलॉजी में रखकर पढ़ते हैं। और जूलॉजी में इसको डिवाइड कर दिया गया, अलग एक डिपार्टमेंट दे दिया गया जिसे हम लोग मोनेरा बोलते हैं, किंगडम मोनेरा, यानी मोनेरा जगत, उसमें रखकर हम लोग इसको पढ़ते हैं। आगे हम आपको बताएंगे। तो ये आपका पेलिकल हार्ड लेयर होता है, ठोस, और ये सेल वॉल होता है। सेल वॉल जो होता है आपका ग्रुप ऑफ ग्लूकोज होता है। जब ग्लूकोज की संख्या बहुत ज़्यादा जब मिल जाती है तो हार्ड हो जाता है, जिसे हम लोग सेलुलोज कहते हैं। और सेलुलोज कहते हैं, और सेलुलोज जो है सेल वॉल बनाता है। सेल वॉल को हम समझे मोटी जो रिजिड लेयर होती है, और उसकी अपेक्षा जो पर्दे की तरह जो हमारा जो लेयर होता है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो आपका प्रोटीन और फैट से मिलकर बना होता है। अब इसके भीतर मटेरियल होते हैं, सब्सटेंस, जिसे हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म किससे मिलकर बनता है, 90% वाटर, 5% इनऑर्गेनिक, 5% ऑर्गेनिक। क्लियर है।
अब आप देखोगे सेल मेम्ब्रेन में एक आपका जो छोटा सा ग्लैंड लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे हम लोग मीसोसोम कहते हैं, और इसमें आपका डीएनए और ये फैला हुआ जो होता है सब आपका आरएनए। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी रिबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का पूरा नाम रिबोन्यूक्लिक एसिड। इस मीसोसोम का काम क्या होता है? जैसे हम सांस ले रहे हैं, सांस लिया तो ऑक्सीजन हमारे शरीर में गया, वो ग्लूकोज को ब्रेक किया, एनर्जी बना, हम सर्वाइव कर रहे हैं। वैसे ये भी गैसों का एक्सचेंज करता है, ये भी ऑक्सीजन लिया, इसको दिया, इसमें जो ग्लूकोज है उसको ब्रेक किया, इसमें एनर्जी बना, सर्वाइव किए, बना गैस जो एक्सेस CO2 आउट हो गया। यानी हम कह सकते हैं मीसोसोम का रोल क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैस, यानी गैसों की अदला बदली करना। अभी ये भी जो आपका अगर एनिमल्स में आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आता है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करेगा, तो इसके भी तो पैर होने चाहिए। तो जितने भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका पैर का काम उनका सीलिया और फ्लैजला करता है। सीलिया को हम पश्मा बोलते हैं और फ्लैजला को कसाब बोलते हैं। ये सीलिया होता है, बाल जो हम लोग का रुआ होता है ना, वैसे स्ट्रक्चर होता है, और ये लंबे लंबे दो आपके जो लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर यानी फिलामेंट स्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं वो होता है, जिससे ये मूव कर कर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका जो था एग्जाम्पल था प्रोकैरियोटिक का। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे यूकैरियोटिक के बारे में और सेल के बारे में, जो हमारे स्लाइडेन और स्वान साहब ने बताया था। ठीक है, तो आप लोग जो है इसको वॉच करेंगे। और एक चीज़ और, फर्स्ट ईयर में जो भी बच्चे एडमिशन लेते हैं तो उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं, बायो से बहुत सारे ऑप्शन है, GNM, NM, लैब टेक्नीशियन, मलेरिया इंस्पेक्टर, ETC, बहुत सारे हैं। जब आप लोग हमसे मिलेंगे तो उसके बारे में बताएंगे, बहुत सारे ऑप्शन हैं। और एक चीज़ और, जैसे ये सारा जो मटेरियल और थोड़ा सा है जो नारायण बायोलॉजी क्लासेस नामक एक चैनल हम भी बनाए हैं, आप उसे ओके करके पढ़ सकते हो, उसका लाभ ले सकते हैं। ठीक है, ओके।